ये हमारा रिवीजन क्लास है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में जो इंट्रोडक्शन पार्ट है फर्स्ट यूनिट का, उसमें हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़नी है, तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे एनाटॉमी एनाटॉमी होती है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स, पैथोफिजियोलॉजी it is associated with the change in the functioning of the organ in case of disease। जब किसी ऑर्गन में कोई बीमारी होती है तो उसकी फंक्शनिंग में क्या चेंज आते हैं, तो उसकी स्टडी को हम पैथोलॉजी कहते हैं। हर बीमारी की अपनी पैथोलॉजी होती है। जब भी कोई ऑर्गन किसी भी डिसीज डिसऑर्डर से सफर करता है तो उसकी फंक्शनिंग चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हार्ट की नॉर्मल बीट होती है 72 बीट इन अ मिनट, पर एरिथमिया के केस में क्या होगा, रिदम डिस्टर्ब हो जाएगी। मतलब हार्ट की जो फिजियोलॉजी है, हार्ट की जो फंक्शनिंग है, उसमें वेरिएशन आ जाएगा। तो इसमें टैकीकार्डिया हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। टैकीकार्डिया मीन्स क्या, यदि हार्ट रेट मोर देन 100 बीट्स इन अ मिनट तो इसको हम टैकीकार्डिया कहेंगे। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, जब हम किसी को ओवरटेक करते हैं तो आगे बढ़ते हैं, तो ओवरटेक, और जब हम ब्रेक लगाते हैं तो स्पीड स्लो हो जाती है। तो जब हार्ट रेट बढ़ जाएगी तो हम इसको टैकीकार्डिया कहते हैं, और जब हार्ट रेट कम हो जाएगी तब तब हम इसको ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। ठीक है। तो पैथोलॉजी मतलब क्या होता है, किसी भी बीमारी में ऑर्गन की फंक्शनिंग में जो चेंजेस आए हैं उसकी स्टडी को हम पैथोलॉजी कहते हैं। सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं, टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं, मसल्स की स्टडी को मायोलॉजी कहते हैं, आईज की स्टडी को ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। हमारे सिलेबस में हमें 5 सेंस ऑर्गन्स पढ़ने हैं, आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन। तो इसमें से जो आई है इसकी स्टडी को हम बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी। और ऐसे फॉर्मुलेशंस, ऐसी मेडिसिन, ऐसी दवाइयां जो हम आंखों में यूज करते हैं उसको हम ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन बोलते हैं। इसके लिए मार्केट में आई ड्रॉप्स अवेलेबल है। ओटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ ईयर, ओडोंटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ टीथ, बोन की स्टडी को हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, जॉइंट्स की स्टडी को हम ऑर्थोलॉजी कहते हैं। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स भी होते हैं जो कि जॉइंट से रिलेटेड, या किसी का बोन फ्रैक्चर हो जाए या डिसलोकेशन, जॉइंट्स में डिसलोकेशन का प्रॉब्लम आए तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाते हैं, हड्डी का डॉक्टर। ठीक है। और ये जो ओडोंटोलॉजिस्ट होता है आपका, ऑस्टियोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ बोन्स, अभी मैंने आपको बताया। और एंडोक्राइनोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें हम ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। ग्लैंड्स हार्मोन रिलीज करती है, और हार्मोन वर्क एज अ केमिकल मैसेंजर, ये मैसेज को ट्रांसफर करता है। ठीक है। और कार्टिलेज की स्टडी को हम कॉन्ड्रोलॉजी कहते हैं, कॉन्ड्रोलॉजी, कार्टिलेज। मैं आगे आपको बताऊंगा बोन क्या होता है, कार्टिलेज क्या होता है ना। अस्थि, उपास्थि, ये सब आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं स्कूलिंग टाइम में आपके। एंजियोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, हमारी बॉडी में ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है। हार्ट की पंपिंग जब होती है तो आर्टरी और वेन्स में ब्लड फ्लो होता है, तो उसकी स्टडी को हम एंजियोलॉजी कहते हैं। हिमेटोलॉजी होती है स्टडी ऑफ ब्लड एंड ब्लड डिसऑर्डर्स, मतलब खून से संबंधित ब्लड में जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज डिसऑर्डर्स अराइज होते हैं उनको हम हिमेटोलॉजी कहते हैं। सेरोलॉजी स्टडी ऑफ सिरम, नेफ्रोलॉजी स्टडी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारा किडनी आता है। किडनी का स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन स्पेशल टाइप ऑफ सेल होता है जो कि फिल्ट्रेशन का काम करता है। ठीक है। नेफ्रॉन के पार्ट क्या होते हैं, इसमें होता है बोमन कैप्सूल, ठीक है, ग्लोमेरुलस, और पीसीटी, लूप ऑफ हैनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, ये नेफ्रॉन के पार्ट है। नेफ्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, किडनी में। हमारी बॉडी में हमें पता होना चाहिए कौन सा सेल कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जैसे सर्टोली सेल कहाँ है, लेडिन सेल कहाँ पर है, कुफर सेल कहाँ पर है। ठीक है। जैसे न्यूरॉन एक स्पेशल टाइप का सेल होता है। हमारी बॉडी में हर ऑर्गन के सेल में एक खास बात होती है। जैसे ग्लैंड्स में जो सेल पाए जाते हैं वो सिक्रीशंस का काम करते हैं, वो प्रोडक्शन का काम करते हैं। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे 250-300 प्रकार के सेल्स हैं, और हर सेल का शेप एंड साइज अलग अलग होता है, और हर सेल का फंक्शन अलग अलग होता है। और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, जिसमें एक ही सेल प्रेजेंट है। ठीक है, उसको हम यूनिसेलुलर कहते हैं, जैसे बैक्टीरिया। और ह्यूमन बींग्स में मल्टीपल सेल्स हैं तो हम
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें डॉर्सल साइड मींस बैक साइड ऑफ योर बॉडी, एंड वेंट्रल साइड मींस फ्रंट साइड ऑफ योर बॉडी, फ्रंट साइड, बेली साइड। लेटरल साइड मतलब लेफ्ट और राइट का जो साइड वाला पार्ट होता है, लेफ्ट और राइट साइड, उसको हम लेटरल कहते हैं। सुपीरियर साइड मींस नियर टू हेड, और इंफीरियर साइड मींस नियर टू फीट। सुपाइन पोजीशन और प्रोन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन और प्रोन पोजीशन में क्या होता है, यदि आपका फेस ऊपर की तरफ है और आप बेड पे लेटे हो, आपका फेस ऊपर की तरफ है, सीलिंग की तरफ, फैन की तरफ, है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सुपाइन पोजीशन बोलेंगे। ठीक है, सुपाइन पोजीशन। और कुछ लोग है ना ऐसे उल्टा सोते हैं, ठीक है, उनकी जो पीठ है वो सीलिंग फैन की तरफ होती है, उल्टा सोने की आदत होती है, तो उसको हम कौन सी पोजीशन बोलेंगे, प्रोन पोजीशन। तो ये है सुपाइन और प्रोन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन में फेस अप रहेगा और प्रोन पोजीशन में फेस डाउन रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जो कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, जो आपको कहीं आगे मिल सकती है पढ़ने के लिए, और आपके सिलेबस में भी है इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो ये हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज देखी। अब हम रिवीजन करेंगे। सेल में आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन जस्ट हम इसको रिवाइज करेंगे। बहुत ध्यान से आप लोग सुनेंगे, फोकस के साथ, है ना। मैं आपको काफी फास्ट रिवीजन कराऊंगा, है ना, तो आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, है ना। पहले हमें सेल की डेफिनेशन पता होना चाहिए। ठीक है, हमारी बॉडी का जो स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है वो है सेल। सेल किसने डिस्कवर्ड किया था, रॉबर्ट हुक ने। किसने डिस्कवर्ड किया था, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। ठीक है, और ल्यूवेन हॉक ने फर्स्ट लिविंग सेल ऑब्जर्व किया था। और स्लीडन स्वान नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी दिया था, उन्होंने सेल को एक्सप्लेन किया था। और सेल जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप्स के सेल होते हैं, उनका शेप एंड साइज अलग अलग होता है। ठीक है, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में हम इसलिए माइक्रोबायोलॉजी में हम बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो ह्यूमन बींग्स में डिजीज कॉज करते हैं, है ना। तो हमें इन्फेक्शन से बचने के लिए हम एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। एंटीबायोटिक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं या तो उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं, जिससे वो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन आगे बढ़ा नहीं पाते। तो उनको, उनके स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है ताकि हम उनके हिसाब से टूल्स तैयार कर सके, एंटीबायोटिक डिजाइन कर सके जो कि इन्फेक्शन को खत्म कर सके। तो हम माइक्रो बायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें नेकेड आई से तो दिखते नहीं है, तो हम इनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से इनकी स्टडी करते हैं। और हमारे ह्यूमन बॉडी में भी बहुत से सेल ऐसे हैं जो कि हमें नेकेड आई से नहीं दिखते, तो हम उनको माइक्रोस्कोप से उनकी स्टडी करते हैं। अब सेल हमारी बॉडी में कहाँ से आते हैं, या तो स्टेम सेल से आएंगे, या तो फिर एक सेल पेरेंट सेल डिवाइड होगा और डॉटर सेल्स बनाएगा, और सेल डिवीजन के थ्रू हमारी बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे। ठीक है, और स्टेम सेल में क्वालिटी होती है कि एक सेल दो चार पांच प्रकार के सेल्स बना सकता है ना। जैसे एक कॉमन सेल है वो दो चार पांच प्रकार के सेल बनाएगा, तो ऐसे सेल को हम स्टेम सेल्स कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सेल के कंपोनेंट्स के बारे में, सेल के और ऑर्गेनेल्स के बारे में, कि सेल में कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल ये क्वेश्चन आता है। ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ सेल एंड डिस्क्राइब अबाउट इट्स कंपोनेंट फंक्शंस। तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको मैं काफी डीप में एक लेक्चर में आपको पढ़ा चुका हूँ, अभी बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। ये साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करता है, और इनकमिंग और आउटगोइंग जो सेल के अंदर और बाहर जो वेस्ट मटेरियल बाहर की तरफ भेजा जाता है, और जो न्यूट्रिशन अंदर की तरफ आते हैं, तो उसको ये मेम्ब्रेन रेगुलेट करती है। सेमी परमिएबल नेचर की होती है, और पूरे सेल को ये कवर करती है, और हर ऑर्गन को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और सेल के अंदर जो सेंटर पार्ट होता है उसको हम ब्रेन और कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल कहते हैं, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो न्यूक्लियस में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है जो कि न्यूक्लियस को कवर करती है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, और ये भी इन और आउट, इंट्रेंस और एग्जिट पोर्स प्रोवाइड करती है सब्सटेंसेस के लिए। और न्यूक्लियोलस होता है जिसमें राइबोसोम्स होता है, ठीक है, ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। और क्रोमैटिन, क्रोमैटिन इज जेनेटिक मटेरियल, ये हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है और एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल,
ये एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। इट इज द साइट ऑफ ऑक्सीडेशन फॉर ग्लूकोज। और सेल के अंदर जो रिस्पिरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, जिसके थ्रू एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है। गोल्जी apparatus सिक्रीशन का काम करता है। राइबोसोम्स को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनाता है। सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स का क्या काम होता है? ये आपके सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। ठीक है, आपने सेल डिवीजन तो आपके सिलेबस में है नहीं। सेल डिवीजन का मतलब होता है सेल का डिवाइड होके एक सेल से दो सेल बनाना। ठीक है, इसमें मेटाफेज, जी फेज और एस फेज, काफी फेजेस होते हैं, लेकिन ये आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए हम इसको ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। लेकिन सेंट्रियोल्स इतना समझ लो सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है। और वैक्यूल्स होते हैं, ग्रैन्यूल्स होते हैं, ये स्टोरेज का काम करते हैं। जो भी रॉ मटेरियल है सेल से, यदि उसको बाहर निकालना है तो वो वैक्यूल्स में स्टोर रहते हैं। अब हम बात करते हैं टिश्यू की। ठीक है, सेल टिश्यू बनाता है, टिश्यू ऑर्गन बनाता है, और ऑर्गन से हमारी बॉडी में पूरे 10 ऑर्गन सिस्टम है, जिससे हमारा पूरा बॉडी का कंपोजिशन रेडी होता है। तो हमें हमारे सिलेबस में पूरे 10 ऑर्गन सिस्टम के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, तो टिश्यू की अब हम बात करते हैं। देर आर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू: इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स टिश्यू, नर्वस टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स टिश्यू, नर्वस टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू हमारी बॉडी में जो इनर और आउटर सरफेस होता है, जो हॉलो स्पेसेस हमारी बॉडी में अंदर होता है, उसमें लाइनिंग और कवरिंग प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन देता है ऑर्गन और टिश्यू को। सेल सेल आपस में मिलके टिश्यू बनाते हैं जो कि एक जैसा काम करते हैं। जैसे हिपेटोसाइट सेल्स लिवर में, नेफ्रॉन सेल्स किडनी में, है ना। इस टाइप से अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग टाइप के सेल्स रहते हैं, और वो सेल आपस में मिलके सब एक जैसा काम करते हैं और उस ऑर्गन के ओवरऑल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो उस ऑर्गन की जो लाइनिंग होती है वो इपिथेलियल टिश्यू की होती है। इपिथेलियल टिश्यू कवरिंग प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, टिश्यू को और ओवरऑल ऑर्गन को। अब हम इसमें देखते हैं, इसको फर्दर क्लासिफाइड किया गया है: स्क्वैमस एपिथेलियल, कॉलमनर, क्यूबॉइडल। ठीक है, तो हम देखते हैं ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, क्योंकि इसकी लोकेशन हमें पता होना इंपॉर्टेंट है। जैसे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक की लाइनिंग बनाता है, ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक ट्यूब्स जो होते हैं उसमें पाया जाता है। ठीक है, ये काफी थिन होता है। और स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल स्किन, विजाइना, इसोफेगस और माउथ में प्रेजेंट होता है। क्यूबॉइडल एपिथेलियल कहाँ प्रेजेंट होता है? ये किडनी के ट्यूब्यूल्स में, डक्ट में, स्मॉल ग्लैंड्स में और सरफेस ऑफ द ओवरी। कॉलमनर एपिथेलियल कहाँ प्रेजेंट होता है? ये हमारे अ, ये काफी इलोंगेटेड सेल होता है और काफी वाइड होता है। ठीक है, और ये जैसे इसमें सीलिया भी पाए जाते हैं, तो ये वहां पर पाया जाता है जहां पर एब्जॉर्प्शन होता है। जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो कुछ हम खाते पीते हैं ना, उसका बॉडी में अवशोषण होता है। तो छोटी आंत में अवशोषण सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, छोटी आंत में। तो वहां पाई ये माइक्रोविलीज पाई जाती है इपिथेलियल टिश्यू में, जो कि सरफेस एरिया को बढ़ा देती है, जिससे एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। तो कहाँ पर पाया जाता है ये सिंपल कॉलमनर इपिथेलियल टिश्यू? ये आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पाया जाएगा। ठीक है, और एक्सक्रीटरी डक्ट्स में पाया जाएगा, जहां से कोई भी एक्सक्रीशन होगा। और इस पे माइक्रोविलाई भी पाई जाती है। माइक्रोविलाई क्या करती है? सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। कहाँ पाया जाता है ये? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा टिश्यू कहाँ पर पाया जाता है, और इपिथेलियल टिश्यू आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आएगा तो आपको इसके सब टाइप्स भी बताने हैं। ठीक है, पहले तो आपको टिश्यू की डेफिनेशन बतानी है। टिश्यू के जो मेजर क्लासिफिकेशन है: इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स टिश्यू और नर्वस टिश्यू। उसके बाद आपको स्पेशली इपिथेलियल टिश्यू को समझाना है, यदि एग्जाम में पूछा जाएगा तो, है ना। इसके आपको सब टाइप्स भी बताने हैं, है ना, जो मैंने आपको अभी बताया: स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर। ठीक है, अब जैसे इसमें जो क्यूबॉइडल इपिथेलियल है, इसको फिर फर्दर क्लासिफाइड किया गया है सिंपल कॉलमनर में और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर इपिथेलियम में। अब इनकी लोकेशन हमें पता होना चाहिए। सिंपल तो मैंने आपको अभी बताया, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। और जो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर इपिथेलियल है, ये यूट्रस में पाया जाता है, ट्रैकिया में, ब्रोंकस में। ये ट्रैकिया और ब्रोंकस कहाँ के पार्ट है? हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र के ये नलियां हैं ये। ठीक है, जहां से हवा हमारे शरीर के अंदर आती है। तो ब्रोंकस में पाया जाता है, ट्रैकिया में, यूट्रस में, है ना। और
यूट्राइन ट्यूब में, है ना, ये इसकी लोकेशन है। और ये मोशन भी प्रोवाइड करता है, इसमें सीलिया होते हैं। मैंने आपको बताया था जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था कि ओवरी से जब ओव्यूलेशन के थ्रू एग बाहर की तरफ आता है तो वो मूव करता है, ठीक है, तो वो जो मूवमेंट है वो सीलिया की वजह से परफॉर्म होता है, और इन इन इपिथेलियल टिश्यू में सीलिया पाए जाते हैं, ठीक है। माइक्रोविलाई, ये भी एक स्पेशल फीचर है एपिथेलियल टिश्यू का। और दूसरा है सीलिया। सीलिया इज फॉर मोशन। तो हमारी बॉडी में जहां पर भी इंटरनल सरफेस पे हमें मूवमेंट चाहिए, वहां पर दिस काइंड ऑफ टिश्यू पाए जाएंगे। तो ये मूवमेंट हमें चाहिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, यूट्रस में, ओवरी से जब एग को आगे की तरफ मूव कराना है, वहां पर हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए यहाँ पर सीलिया पाया जाता है, ठीक है। सीलिया का फंक्शन होता है मूवमेंट प्रोवाइड करना, लोकोमोशन प्रोवाइड करना, ठीक है। अब हम देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू, है ना। कनेक्टिव टिश्यू में आता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, कार्टिलेज, बोन, ब्लड। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज मतलब ढीला, है ना, जैसे आप ब्लड देख लो, ब्लड भी पतला होता है, फ्लूइड स्टेट में होता है। एडिपोज टिश्यू देख लो, चर्बी, मोटे लोगों में जो चर्बी छाई रहती है ना, वो भी लूज टाइप की होती है ना। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ये काफी डेंस होगा, है ना। बोन देख लो, बोन इज अ हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। बोन बोन काफी हार्ड होता है क्योंकि उसमें कैल्शियम प्रेजेंट होता है, फास्फोरस होता है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मिनरल बोन इज क्वाइट हार्ड। अब इसको हम वन बाय वन रिवाइज करेंगे। लूज कनेक्टिव टिश्यू को एल्वियोलर टिश्यू भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे स्किन के नीचे पाया जाता है और कुशनिंग इफेक्ट देता है और ऑर्गन की रैपिंग करता है, ऑर्गन को लपेटता है, ठीक है। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है टेंडन्स और लिगामेंट्स, ठीक है। लिगामेंट्स क्या करते हैं, ये बोन से बोन को कनेक्ट करेंगे, और टेंडन्स क्या करते हैं, बोन को मसल से कनेक्ट करते हैं। बोन मतलब हड्डी, और मसल्स मतलब मांस। तो हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, लिगामेंट जोड़ता है। हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, लिगामेंट जोड़ता है। और हड्डी को मांस से कौन जोड़ता है, हड्डी को मांस से जोड़ता है टेंडन, ठीक है। कभी किसी के पैर में मोच आई हो तो आपने सुना होगा डॉक्टर कहते हैं टेंडन पुल हो गया है, स्ट्रेन आ गया है, थोड़ा सा टाइम लगेगा रिकवरी में, 15-20 दिन, है ना। तो वो टेंडन की बात कर रहा होता है। हमारे मसल्स हमारे बोन से कनेक्टेड है या नहीं, तभी तो मूवमेंट पॉसिबल है। तो हमारे मसल्स, हमारा जो मांस है वो हड्डियों से कनेक्टेड रहता है, और ये हमारे नर्वस सिस्टम से भी कनेक्टेड है, इसलिए तो हम मूवमेंट्स परफॉर्म कर पाते हैं, है ना। आगे मैं आपको बताऊंगा कि हमारे बॉडी में वॉलेंटरी मूवमेंट्स होते हैं और इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स होते हैं। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो मूवमेंट हम लोग, कुछ ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जिन मसल्स पे हमारा कंट्रोल होता है, जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड करें, किसी ऑब्जेक्ट को उठाएं, है ना, तो ये हमारे बस की बात है। लेकिन हमारे जो जैसे कार्डियक मसल्स हैं, और हमारी किडनी में जो फिल्ट्रेशन हो रहा है, हमारे जीआई ट्रैक्ट में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो पैरास्टैलिक मूवमेंट हो रहा है, जिसके थ्रू हमारा जो बोलस है ना, जो कुछ हम सॉलो करते हैं वो अपने आप ही नीचे जाता है, तो वहां पर भी एक मूवमेंट होता है। और हमारी एलिमेंट्री कैनाल में पैरास्टैलिक मूवमेंट होता है, उसी के थ्रू हमारा जो फूड कंटेंट है आफ्टर डाइजेशन हम बॉडी से एक्सपेल आउट करते हैं, ठीक है। तो टेंडन और लिगामेंट आपको समझ में आया। टेंडन क्या करेगा, बोन से मसल्स को कनेक्ट करेगा, और लिगामेंट क्या करेगा, बोन से बोन को कनेक्ट करेगा। एडिपोज टिश्यू आपको पता है ये फैट को स्टोर करता है ना। हम लोग जब एक्सेस में लिपिड या फैट कंज्यूम करते हैं, तो उस केस में वो हमारी बॉडी में डिपॉजिट एक्यूमुलेट होने लगता है, और उसी की वजह से ओबेसिटी बढ़ती है। तो जिसमें भी एडिपोज टिश्यू बढ़ेगा वो मोटा हो जाएगा, मोटा इन द सेंस उसमें चर्बी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका एडिपोज टिश्यू हुआ, है ना। और कार्टिलेज को भी फर्दर क्लासिफाइड किया गया है। हाइलिन कार्टिलेज होती है जो कि बोन के एंड में प्रेजेंट होती है। बोन का जो एंड पार्ट होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, वहां पर कौन सी कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, हाइलिन कार्टिलेज। कौन सी कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, हाइलिन कार्टिलेज। और एक होती है इलास्टिक कार्टिलेज, ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ईयर में, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे ईयर के पिन्ना में। मैंने आपको जब ईयर का स्ट्रक्चर पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था ना, पिन्ना, तो उसमें ये वाली कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। आप आपके ईयर को छू के देखो, फ्लेक्सिबल है वो, है ना। तो यहाँ पर इलास्टिक कार्टिलेज है। और एक होती है आपकी नॉन इलास्टिक कार्टिलेज, इसकी लोकेशन होती है, ये नोज में प्रेजेंट रहती है। कहाँ प्रेजेंट रहती है, नोज में प्रेजेंट रहती है नॉन इलास्टिक कार्टिलेज। अब मैं बात करता हूँ बोन की। तो बोन आपका हार्ड होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट रहता है, और बोन हमारे स्केलेटल सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, ठीक है।
हमारी बॉडी में अराउंड 206 बोन्स होती हैं, और हर बोन का नाम होता है और अपना फंक्शन होता है। इरेगुलर बोन होती है, फ्लैट बोन होती है, और लॉन्ग बोन होती है, शॉर्ट बोन होती है। ठीक है, तो ये हम स्केलेटल सिस्टम जब डिस्कस करेंगे तब आगे देखते हैं। ठीक है, फिर हम मसल्स टिश्यू की यदि बात करें तो मसल्स मैंने अभी आपको प्रीवियस कुछ क्लासेस में ही बताया था, तो मैं उसको अभी रिवाइज नहीं करवा रहा हूँ, है ना। मैंने आपको बताया था मसल्स के जो फाइबर होते हैं मायोजेनिक होते हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होती है, एक्साइटेबिलिटी होती है, और एक्सटेंसिबिलिटी होती है, साइज बढ़ जाता है मसल्स का। ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से मूवमेंट पॉसिबल है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में बताया था, जहाँ पर नर्वस न्यूरॉन मसल से कनेक्ट करते हैं, उसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। और जब मसल स्टिफ हो जाते हैं, मसल सकड़ जाते हैं, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम मसल्स रिलैक्सेंट यूज करते हैं। ठीक है, मसल्स मैंने आपको बताया था 3 टाइप के होते हैं, कार्डियक मसल होता है, और स्केलेटल मसल होता है, ठीक है, और स्मूथ मसल्स। ठीक है, ये मसल्स के टाइप है। तो जब हम स्केलेटल सिस्टम की स्टडी करते हैं तो उसमें हम बेसिकली बोन्स के बारे में, जॉइंट्स के बारे में, कार्टिलेज के बारे में, लिगामेंट्स, इनकी स्टडी हम स्केलेटल सिस्टम में करते हैं। ठीक है, और स्केलेटल सिस्टम को डिवाइड किया गया है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। इसमें मतलब अलग अलग बोन्स आते हैं। अब हम स्केलेटल सिस्टम के फंक्शन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये बॉडी को एक लोकोमोशन प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सॉफ्ट ऑर्गन को प्रोटेक्शन देता है, मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प करता है, मिनरल और फैट को स्टोर करता है, और हीमोपोइसिस का फंक्शन भी परफॉर्म करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड का फॉर्मेशन होता है आरबीसीएस का रेड बोन मैरो में। ठीक है, तो ये हीमोपोइसिस भी करता है। हीमोपोइसिस द प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन, खून के बनने की प्रक्रिया को हम हीमोपोइसिस कहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर होती है? रेड बोन मैरो में। तो हड्डियां खून बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, और बोन कहीं ना कहीं बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करती है। हमारे बॉडी में जो हैवी मेटल्स हैं उनको बोन एक्यूमुलेट करके सर्कुलेशन से बाहर लेके आ जाती है। तो ये हमारी बॉडी के लिए काफी अच्छा है ना। और हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है, इसमें जो ओवरऑल बोन्स है 206 है। ठीक है, एक्चुअली जब कोई भी बेबी इस दुनिया में आता है तो उसके नंबर ऑफ बोन्स ज्यादा होते हैं, लेकिन वो फ्यूजन के थ्रू आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, और अल्टीमेटली जब वो जुवेनाइल और एडल्ट फेज में आता है तो ये ओनली 206 रह जाते हैं। ठीक है, तो इसमें स्कल में जैसे 29 बोन्स होते हैं। ठीक है, जैसे ऑसिपिटल, फ्रंटल, ये क्रेनियल बोन्स के नाम है। ठीक है, ऑसिपिटल मतलब हमारा हेड का जो पीछे वाला हिस्सा रहता है। फ्रंटल, पैराइटल, पैराइटल मतलब हेड का सेंटर वाला पार्ट। टेम्पोरल, जब मैंने आपको ये पढ़ाया था तो मैंने इसकी इमेजेस आपको दिखाए थे। ठीक है, और इथेमॉइड बोन, स्फेनॉइड बोन, ये सारे आपके क्रेनियम बोन्स हैं। ठीक है, फेशियल बोन्स 15 होते हैं, नेजल बोन, मैक्सिला, जाइगोमेटिक, पैलेटाइन, है ना, वोमर, ये आपके फेशियल बोन्स हो गए। कितने होते हैं नंबर्स में? 15। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में यदि हम बात करें तो इसमें आपका हेयाइड बोन आता है। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई आपका जो टंग है वो किस बोन से कनेक्टेड है अंदर, है ना, तो वो हेयाइड बोन से कनेक्टेड रहता है। और ईयर बोन्स के बारे में मैंने आपको बताया था, ईयर बोन्स को हम ऑसिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑसिकल्स कहते हैं। ये नंबर में कितने होते हैं? 6 होते हैं, क्योंकि ईयर लेफ्ट और राइट साइड में है। तो एक ईयर में 3 बोन प्रेजेंट रहते हैं, जिनके नाम मैंने आपको बताया था, मेलियस, इनकस और स्टैपीज। ठीक है, मेलियस, इनकस और स्टैपीज, जिसमें से हमारी बॉडी का सबसे छोटा बोन कौन सा है? स्टैपीज बॉडी का सबसे छोटा बोन है। ठीक है, ये याद रखना आप, स्टैपीज। और एक्सियल सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ बोन्स होते हैं 80। ठीक है, जिसमें वर्टिबल कॉलम में 26 बोन होते हैं, सर्वाइकल, वर्टिबल, हमारा जो वर्टिबल कॉलम है ना पीछे, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, हमारे ये नेक रीजन से शुरू होके नीचे बॉटम तक जाता है। ठीक है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ बोन्स होते हैं 80 बोन्स होते हैं। ठीक है, जिसमें वर्टिबल कॉलम में 26 होते हैं, और इसमें डिफरेंट रीजन में इसको डिवाइड किया गया है, सर्वाइकल वर्टिब्रे, और थोरैसिक, लंबर और सेक्रल। सर्वाइकल में 7 होते हैं, थोरैसिक में 12 होते हैं, लंबर में 5 होते हैं, सेक्रल में 5 होते हैं। चेस्ट बोन 25 होते हैं, जिसको हम थोरैक्स भी बोलते हैं, है ना, थोरैक्स कैविटी, है ना, जो हमारा हार्ट है, लंग्स है, इसको प्रोटेक्शन की जरूरत है। दीज आर द सॉफ्ट ऑर्गन
और इनकी फंक्शनिंग प्रॉपर हो सके इसलिए इनको एक केज के अंदर पैक किया गया है, और उसी केज को हम थोरैक्स कैविटी कहते हैं, ठीक है, थोरैसिक कैविटी। तो इसमें नंबर ऑफ बोन्स कितने होते हैं? 25। स्टर्नम होता है सेंटर वाला बोन, जो आपके थ्रोट के नीचे से जो शुरू होता है ना, उसको हम स्टर्नम कहते हैं। और स्टर्नम के बाद इसमें रीब्स होते हैं, जिसमें 24 बोन्स होते हैं। ये पेयर्स में होते हैं, तो इसके 12 पेयर्स होते हैं। और हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है उसको अपर लिम्ब में और लोअर लिम्ब में डिवाइड किया गया है। अपर लिम्ब मतलब हमारे जो कमर है उसके ऊपर का जो हिस्सा है उसको हम अपर लिम्ब कहते हैं, और कमर के जो नीचे वाला हिस्सा है हम उसको लोअर लिम्ब कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम अपर लिम्ब की बात करें तो उसमें क्लैविकल आता है, स्कैपुला आता है, और ह्यूमरस आता है, रेडियस अल्ना। रेडियस अल्ना हमारे आर्म्स की बोन होती है, ठीक है। स्कैपुला, क्लैविकल, क्लैविकल को हम कॉलर बोन भी कहते हैं। वो कहते हैं ना भाई, क्लैविकल बोन से इंसान काफी अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल, मतलब काफी आकर्षक लगता है कॉलर बोन से, तो वो वही कॉलर बोन है ना, क्लैविकल। और स्कैपुला पीछे वाली जो बोन रहती है। तो ये आपके अपर लिम्ब की बोन हो गई, जिसमें हमारे आर्म्स आता है, हमारा चेस्ट आता है, नेक आता है, उसकी बोन हो गई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हैंड में, है ना। तो हैंड में आपकी कितनी बोन्स होती है? इसमें होती है आपकी, आप यदि देखोगे तो रेडियस और अल्ना, ये जो दोनों बोन है ये काफी बड़ी है। लेकिन जो आपकी फिंगर्स होती हैं इसमें बहुत सारी छोटी छोटी बोन्स होती है, ठीक है। तो उसके बारे में हमको उतना डीप में पढ़ना नहीं है ना। जैसे कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, तो ये बोन के पूरा मतलब एक एक बोन का डिस्क्रिप्शन है, उनके नाम है और कहाँ पर कितनी बोन है। लेकिन इतना डीप में हमें डिप्लोमा इन फार्मेसी में पूछते नहीं है। आप प्रीवियस ईयर के कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, तो स्केलेटल सिस्टम से एक क्वेश्चन आता है जॉइंट्स, है ना। जॉइंट्स के बारे में पूछते हैं कि कौन सा जॉइंट कहाँ पर है, उसकी लोकेशन क्या है। और ये नहीं पूछते कि भाई कहाँ कहाँ पर कितनी बोन प्रेजेंट है ना, ये सब क्वेश्चन नहीं आते। ये केवल मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हो, स्किप करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोअर लिम्ब की कुछ बोन के आप नाम याद रख सकते हो, जैसे हिप बोन, पेल्विस बोन, फीमर, है ना, पटेला, टीबिया, फिबुला, है ना। जैसे मैंने आपको रेडियस और अल्ना बताई आपके अपर लिम्ब में, आपके आर्म में, वैसे ही आपके जो लेग हैं, लोअर लिम्ब का पार्ट है, इसमें टीबिया और फिबुला होती है, ठीक है। दोनों मतलब कोऑर्डिनेशन में काम करती है, टिबिया और फिबुला। और पटेला, पटेला मतलब आपका जो घुटने की कटोरी होती है ना, उसको, कटोरी को हम बोलते हैं पटेला, ठीक है। और फीमर, फीमर तो वेल नोन है, ठीक है, आप सभी जानते हैं, बॉडी की सबसे बड़ी बोन होती है फीमर, ठीक है। पेल्विस, पेल्विस तो पता ही है, पेल्विस बोन आपको, हिप बोन, है ना। तो ये आपके लोअर लिम्ब के बोन के नाम हो गए, ठीक है। और हिल बोन भी है ना, ऐसे मतलब बोन्स हैं, देख लीजिएगा आप थोड़ा, है ना। तो टोटल ओवरऑल स्केलेटल सिस्टम में कितने बोन होते हैं? 206, ठीक है। और बोन में के जो सेल है उनके नाम आप याद रख सकते हैं, है ना। जैसे ऑस्टियोसाइट सेल, जो मैच्योर्ड बोन सेल होते हैं हम उसको ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बोन। बोन की स्टडी को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। और बोन में जो सेल प्रेजेंट होता है स्पेशल टाइप का, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्टियोसाइट्स, है ना। और जो सेल बोन का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब बोन सेल को बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट सेल बोन में बोन बोन सेल का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। और ऑस्टियोक्लास्ट सेल क्या होते हैं? ऑस्टियोक्लास्ट सेल वो होते हैं जो बोन सेल को डिस्ट्रक्ट करते हैं। हर सेल की लाइफ होती है, जो पैदा होता है वो मरता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जो पैदा होता है वो मरता है। तो जो सेल पैदा करते हैं उनको बोलते हैं ऑस्टियो ब्लास्ट, और जो सेल मारते हैं उनको कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। तो ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट, ये दोनों याद रखना। जॉइंट्स तो आपको पता ही है क्या होता है। हिंदी में जैसे आपने पढ़ा था ना, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, तो दो अस्थियों के मेल को जॉइंट कहते हैं, और जॉइंट को हिंदी में संधि कहते हैं, ठीक है। तो जहां पर दो अस्थियां आपस में कनेक्ट होती हैं, है ना, ये जरूरी है मूवमेंट के लिए। यदि हड्डियां आपस में जुड़ेंगी नहीं जॉइंट के थ्रू, तो फिर मूवमेंट कैसे होगा, है ना। आप दरवाजा खोलते हो, दरवाजे में कब्जा लगा होता है ना, कब्जे के थ्रू ही तो मूवमेंट होता है। और यदि कब्जा जाम हो जाए तो दरवाजा कड़कड़ कड़कड़ आवाज करता है ना। तो वैसे ही हमारे जो जॉइंट्स हैं, वो जॉइंट का फ्रीली मूव होना बहुत जरूरी है, ठीक है।
तो इसीलिए हमारी बॉडी में काफी जॉइंट्स है अलग अलग टाइप के, हम उनका भी डिस्क्रिप्शन देखेंगे, है ना। तो जॉइंट्स की डेफिनेशन है आर्टिकुलेशन ऑफ बोन, ठीक है, जहां पर बोन आपस में कनेक्ट करते हैं, वहां पर एक ल्यूब्रिकेंट भी पाया जाता है, ठीक है, जो मूवमेंट को, जैसे सिनोवियल जॉइंट जो होता है हमारे नी में जो जॉइंट है, वहां पर सिनोवियल फ्लूइड पाया जाता है। और बुढ़ापे में वो जब सिनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है तो फिर घुटनों में दर्द होता है, चलते हैं तो दर्द होता है ना। और स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम भी पता होनी चाहिए, अक्सर मैं डिस्कस करता हूँ अर्थाइटिस, है ना, और गठिया वात जिसको हम गाउट कहते हैं। तो गाउट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ठीक है, गाउट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जो कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल का डिपोजिशन हो जाता है जॉइंट के सराउंडिंग में, उस वजह से वहाँ पेन कॉज होता है, स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। और आर्थराइटिस इज अ ऑटो इम्यून डिजीज, इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो हाइपर एक्टिवेट हो जाता है, और इम्यून सेल्स हमारे जो सिनोवियल फ्लूइड जहाँ पर है वहाँ की मेम्ब्रेन को रैप्चर करने लगते हैं, तो वहां से पेन अराइज होता है, क्योंकि वहां पर वो फ्लूइड कम हो जाता है, और बोन आपस में, बोन के बीच में फ्रिक्शन होने लगता है, ठीक है। तो ये आपने कुछ टर्मिनोलॉजी थी, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट और जॉइंट्स, तो इसको आप याद रखें। जॉइंट का फंक्शन तो आपको पता ही है, ये मूवमेंट के लिए और हमारे ऑर्गन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। 1 मिनट में लैपटॉप चार्जिंग पे लगा लूं, ओनली 10 सेकेंड वेट करेंगे। ओके, अब हम कंटिन्यू करते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में 100% आएगा, इसको बहुत ध्यान से सुनोगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ जॉइंट, 3 प्रकार के जॉइंट होते हैं, एक होता है फिक्स्ड जॉइंट, इमूवेबल जॉइंट, जो मूव नहीं करता, ठीक है। ऐसा जॉइंट कहाँ होता है, हमारे क्रेनियम में, ठीक है। मैंने अभी आपको बोन के नाम बताए थे, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, पैराइटल, फ्रंटल, ये बोन मूव कहाँ होते हैं, नहीं होते ना, लेकिन इसके बीच में जॉइंट होता है। आप कभी क्रेनियम का स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें आपको छोटी छोटी सी लाइनिंग नजर आएगी, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं फाइब्रॉइड जॉइंट या इमूवेबल जॉइंट या फिक्स जॉइंट। एक होता है आपका, ये तो हो गया आपका इमूवेबल जॉइंट, एक होता है फ्रीली मूवेबल जॉइंट, है ना, और एक होता है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। तो 3 प्रकार के जॉइंट होते हैं, हमको इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए। तो फाइब्रॉइड जॉइंट का एग्जांपल आप याद रखोगे क्रेनियम, और दूसरा एग्जांपल है टीथ, है ना। हमारे जो मैक्सिला मैंडिबल जो बोन है उसमें जो टीथ है, टीथ भी जॉइंट के थ्रू कनेक्टेड है, लेकिन वो मूव कहाँ होते हैं, है ना। तो ये इसका एग्जांपल है। और स्लाइटली मूवेबल जॉइंट का एग्जांपल है हमारा वर्टेबल कॉलम, हमारा जो बैकबोन है, हमारी रीढ़ की हड्डी, ठीक है, वो इसका एग्जांपल है, स्लाइटली मूव होता है, ठीक है। और फ्रीली मूवेबल जॉइंट, इसको तो फर्दर क्लासिफाइड किया गया है, ये तो बहुत सारे हैं, है ना, फ्रीली मूवेबल। इसमें आता है पाइवोट जॉइंट, है ना। पाइवोट जॉइंट कहाँ पर होता है, ये हमारे नेक में प्रेजेंट होता है, ठीक है, हमारे एक्सियल और एटलस बोन के बीच में ये जॉइंट का फॉर्मेशन होता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये होता है हमारे शोल्डर और हिप में। हमारे शोल्डर को हम जैसे बॉलर, क्रिकेट आपने देखा होगा, बॉलिंग करते हैं ना, कैसे पूरा हाथ को पूरा घुमा लेते हैं, या जब कोई स्विमर स्विमिंग करता है तो पूरे हाथ को वो घुमाता है और ऐसे ऐसे करके स्विमिंग करता है ना। तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का कमाल होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे शोल्डर और हिप में। नेक्स्ट होता है हिंग जॉइंट, हिंग जॉइंट हमारे एल्बो और नी में प्रेजेंट होता है। कब्जे जैसा, आपने देखा होगा दरवाजा एक डायरेक्शन में खुलता है, दूसरे डायरेक्शन में खोलोगे, जबरदस्ती करोगे टूट जाएगा, है ना। तो हमारा घुटना भी तो ऐसे ही है, एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, आप इसको पीछे की तरफ लेके जा सकते हो, आगे की तरफ कहाँ जाता है ना। तो ये हमारे एल्बो और नी में पाया जाता है। सैंडल जॉइंट, ये हमारे थंब में पाया जाता है, आप थंब देखो, थंब का जो मूवमेंट है ये सैंडल जॉइंट है। ग्लाइडिंग जॉइंट, मैंने आपको बताया था हमारी उंगलियों में टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, ये जो बोन्स हैं इनके बीच में जो जॉइंट होते हैं, ये आपके ग्लाइडिंग जॉइंट कहलाते हैं, मतलब जस्ट ये स्लिप होंगे,
ठीक है। और एक लास्ट में आता है आपका कॉन्डिलॉइड जॉइंट, ये आपके रिस्ट में पाया जाता है। आपकी जो कलाई है इसमें जो जॉइंट प्रेजेंट रहता है इसको कैंडोलॉइड जॉइंट कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपका स्केलेटल सिस्टम बस खत्म ही होने वाला है ना। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड हैं जो हमें पता होना चाहिए। एक तो फ्रैक्चर, फ्रैक्चर हो सकता है, बोन टूट सकती है यदि कोई फिसल जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, है ना। तो ऐसा कोई कोई दुर्घटना घट जाए तो उस केस में बोन तो काफी हार्ड होती है लेकिन उसके बाद भी वो कभी टूट जाती है, तो उसको हम फ्रैक्चर बोलते हैं। ठीक है, बोन का टूटना, ब्रेक डाउन ऑफ बोन। एक होता है डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट, ये भी स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है। कई बार आपने देखा होगा साहब कंधा उतर गया, साहब ऐसा हो गया, सोने में आ गया तो गर्दन लचक गई, होता ना ऐसा। तो ये जो प्रॉब्लम है ये किसकी, डिसलोकेशन की प्रॉब्लम है, मतलब जो जॉइंट है उनकी लोकेशन थोड़ी सी चेंज हो गई है, एनी हाउ कोई रीजन हो सकता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। एक होता है आपका स्प्रेन। स्प्रेन क्या होता है, ज्वाइंट में स्वेलिंग आ जाना। ठीक है, ज्वाइंट में स्वेलिंग आ जाना मतलब इन्फ्लामेशन, मतलब अर्थराइटिस और गाउट का ये सिम्टम होता है ना, इसमें ज्वाइंट में स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है। एक होता है अर्थराइटिस जो तो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, स्टिफनेस आ जाती है ज्वाइंट में, इन्फ्लेम्ड आ जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं ज्वाइंट, है ना। और जब हम चलते हैं तो पेन होता है, स्पेशली मॉर्निंग में जब हम सो के उठते हैं तो सडनली जैसे ही हम उठते हैं तो फिर चलने में प्रॉब्लम होती है। बुजुर्गों को ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है जिनकी एज 60+ है। और एक होता है आपका ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, जब हमारे ब्लड में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस केस में हमारे बोन से कैल्शियम खींचने लगता है, जिसको हम बोलते हैं डीमिनरलाइजेशन। तो डीमिनरलाइजेशन में जब कैल्शियम बोन से खींचेगा तो ब्लड में तो उसका नॉर्मल लेवल रेगुलेट हो जाता है, लेकिन बोन आगे चल के कमजोर पड़ जाती है क्योंकि उसमें हार्डनिंग जो है वो कैल्शियम की वजह से होती है। और जहां जहां से कैल्शियम आया वहां पर छोटे छोटे पोर्स बनने लगते हैं, छोटे छोटे होल्स बनने लगते हैं, जिनको हम जिस प्रॉब्लम को हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ठीक है। और एक प्रॉब्लम और होता है जिसको हम बोलते हैं स्कोलियोसिस। इसमें क्या होता है, हमारा जो स्पाइन होता है वो थोड़ा सा कर्व्ड हो जाता है, मतलब हमारी रीढ़ की हड्डी आगे की तरफ झुक जाती है। ठीक है, आपने बुजुर्गों में देखा होगा ये, बढ़ती एज के साथ ये कॉमन प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है। तो ये हमारा स्केलेटल सिस्टम था, हमने मतलब क्विकली इसको रिवाइज किया, है ना। आप लोग भी जब पढ़ाई करते हो तो ऐसे रिवाइज किया करो, डेली एटलीस्ट 1 to 2 आवर आपको पढ़ना चाहिए, सारे सब्जेक्ट का बैलेंस आपको बनाना है। और ऐसे ही फास्ट रिवाइज किया करो, जितना आप बार बार रिवाइज करोगे पढ़ते रहोगे उतना आपकी रिकॉलिंग पावर रहेगी और आपको एग्जाम टाइम में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब हम थोड़ा सा मसल्स के बारे में देख लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल अभी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा कार्डियक मसल, है ना। कार्डियक मसल कहाँ होता है, नाम से ही पता चल रहा है, कार्डियक मतलब हार्ट, तो ये हार्ट में पाया जाता है। ठीक है। अब ये वॉलेंट्री मूवमेंट परफॉर्म करता है या इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, है ना। हमारे बस में कहाँ है हार्ट का धड़कना, दिल तो अपनी मर्जी से धड़कता है और कभी भी किसी पे आ जाता है, तो दिल हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है। तो स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल। स्केलेटल मसल कहाँ पाए जाएंगे, ये लिम्स में पाए जाएंगे, ये वॉलेंट्री फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है। और कार्डियक मसल की लोकेशन है हार्ट, इनवॉलेंट्री मूवमेंट परफॉर्म करेंगे। और स्मूथ मसल्स कहाँ पाए जाएंगे, हमारे जो विसरल ऑर्गन्स हैं उसमें स्मूथ मसल्स होते हैं। ठीक है, जैसे ओव्यूलेशन, अब कोई लेडी को ओव्यूलेशन हो रहा है वो उसके हाथ में थोड़ी ना है ना, तो वहां पर स्मूथ मसल्स हैं। तो ये हमें इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। और मसल्स हमारी बॉडी में जितने भी मसल्स हैं, जैसे ट्राइसेप मसल्स है, ग्लूटॉइड मसल्स हैं और आपके डेल्टॉइड मसल्स हैं, इनमें पैरेंटल रूट के थ्रू ड्रग भी इंजेक्ट किया जाता है, इसलिए हमें मसल्स का नॉलेज होना जरूरी है। बीइंग एज अ फार्मासिस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि भाई इंजेक्शन कौन सी मसल्स में लगाए जाते हैं। आपने देखा होगा कमर में इंजेक्शन लग रहे हैं, शोल्डर में इंजेक्शन लग रहे हैं, है ना। कहीं कहीं थाइज में भी इंजेक्शन लगते हैं, पेरेंटल रूट, है ना। तो उसका जो एंगल सेट करते हैं, जैसे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन 90 के एंगल पे लगता है ना। तो हर आईवी रूट का एंगल सेट करने के लिए हमें मसल्स का नॉलेज होना जरूरी है।
जैसे ट्रायंगुलर शेप के मसल्स हमारे शोल्डर और नेक में प्रेजेंट होते हैं, स्पिंडल शेप के मसल्स हमारे आर्म्स और लेग्स में प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे काफ मसल्स होते हैं लेग में। और डायफ्राम में फ्लैट मसल प्रेजेंट होते हैं, और जो हमारा फॉरहेड वाला एरिया है। और सर्कुलर मसल का एग्जांपल है, हमारे माउथ में सर्कुलर मसल्स होते हैं, हमारे एनस का जो एनाल केविटी होता है उसमें सर्कुलर मसल्स होते हैं। तो ये मसल्स के लोकेशन है। और एक चीज आप ध्यान रखना कि हमारा जो स्केलेटल मसल है, ठीक है, ये वॉलेंटरी नेचर का होता है, और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है। और ये जो कार्डियक और स्मूथ मसल्स होते हैं, इसको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे हार्ट बीट हुआ, पेरिस्टालिक मूवमेंट हुआ। पेरिस्टालिक मूवमेंट भी तो मसल्स की वजह से हो रहा है ना, हमारा ईसोफेगस का जो मसल्स हैं उसकी वजह से पेरिस्टालिक मूवमेंट हो रहा है। और ये जो मूवमेंट है ये हमारे कंट्रोल में कहाँ है? तो जो अनकंट्रोल्ड मूवमेंट होते हैं वो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, मतलब ऑटोमेटिकली कंट्रोल होते हैं अपने आप। और वॉलेंटरी मतलब जिसपे हमारा कंट्रोल हो, है ना। तो यहाँ पर हमने अभी सुपरफिशली इसको रिवाइज किया है ना, काफी फास्ट हो गया वैसे है ना। हमने क्या रिवाइज किया? इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसमें हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज देखी, ठीक है। फिर हमने सेल को रिवाइज किया, सेल की डेफिनेशन, सेल के कंपोनेंट्स, उनके ऑर्गेनेल्स के नाम और इंडिविजुअली उनके फंक्शन क्या है। फिर हमने देखा टिश्यू, टाइप्स ऑफ टिश्यू और उनके सब टाइप्स। फिर हमने देखा स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, हमारे अपर लिम लोअर लिम में जो बोन प्रेजेंट है, इंपॉर्टेंट बोन्स के हमने नाम देखे, सारे बोन के तो नहीं देखे, पर जो हमें जानना चाहिए एटलीस्ट उतना हमने देखा। और फिर हमने मसल्स को रिवाइज किया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे का रिवीजन करेंगे, ठीक है। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में आपका ओरल टेस्ट लूंगा, और आपसे जितना मैंने आज आपको रिवाइज कराया है आई विल आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। पढ़ के आओगे कल? हेलो। यस सर। हाँ चलिए ठीक है, हैव अ नाइस डे।